नमस्कार। 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आप में से बहुत के लोगों के जहन में कई तरह के कंफ्यूजन सवाल होंगे। उन्हीं को एड्रेस करने के लिए हमने ये स्पेशल सेशन रखा है। इसमें हम आपके जो सवाल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स रिलेटेड उसमें हमने देखा है कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उसके क्या मायने हैं, आपको किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, हम आपके तमाम प्रश्नों को शामिल करेंगे। और दो खास मेहमान हमारे साथ आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेद जैन साहब और साथ ही हमारे साथ सुनील गर्ग जी हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपके जहन में जो प्रश्न हो नंबर स्क्रीन के बॉटम पर फ्लैश करेंगे, आप उनको देखकर हमें कॉल कर सकते हैं। वेद जैन साहब, सबसे पहले तो आप ये बता सकें, इस बार हमने देखा इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। इन चेंजेस को अगर आप व्यूअर्स को पहले बता सकें, किस तरह के ये प्रमुख चेंजेस हैं जो किए गए हैं। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है जैसे आधार भी मैंडेटरी किया गया है। ये एक फर्स्ट ओपनिंग कमेंट में इसको आप बताएं जो बदलाव हुए हैं। देखिए, क्या है कि इनकम टैक्स में हर साल अपनी कर की विवरणी भरनी होती है जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। और इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निरंतर कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए ताकि लोग अपनी इनकम को ठीक तरह से रिटर्न करें और ठीक तरह से डिक्लेयर करें। इस बार जो मेन मुद्दा है, आपने देखा होगा 2016-17 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का काफ़ी ब्लैक मनी के ऊपर जोर रहा है। और उसी में उन्होंने जून के अंदर और जून से सितंबर तक जो स्कीम चली थी जिसे हम इनकम डिस्क्लोजर स्कीम कहते थे जी। और उसके बाद 8 नवंबर को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका असर 2016-17 का इस वर्ष की रिटर्न पे आ रहा है। तो अब जो रिटर्न फॉर्म में जो सबसे पहला मुद्दा, अहम मुद्दा है, वो ये है कि आपको अपने अगर बैंक में जो आपने ये बंद हुए नोट जमा कराए हैं, 2 लाख या उससे ज़्यादा के जो नोट जमा हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी हो गया है। तो जिनकी रिटर्न भी, चाहे वो कोई भी टैक्स पेयर है, किसी भी कैटेगरी का है, उन सभी को ये 2 लाख या उससे ज़्यादा जिसने भी बैंक में ये पुराने नोट जमा कराए हैं 8 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच में, उसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इसके में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसने व्यक्ति ने एक अकाउंट में जमा कराए हों जी। एक से ज़्यादा में भी अगर टोटल 2 लाख या उससे ज़्यादा है तो वो भी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। एक साथ साथ जो रिटर्न फॉर्म है, 7 रिटर्न फॉर्म हैं और इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए जिसकी रिटर्न डेट 31 जुलाई मानी जाती है, वो पहले 4 फॉर्म हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 जी। जिन लोगों की बिजनेस इनकम नहीं है उनके लिए ITR 1 और ITR 2 अप्लाई होते हैं। जिनकी बिजनेस इनकम है उनके लिए ITR 3 और ITR 4 अप्लाई होते हैं। जिनकी इनकम सिंपल है, 50 लाख से कम है, बिजनेस से कोई इनकम नहीं है और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं है, वो ITR 1 भर सकते हैं। वो 1 पेज का एक सरल फॉर्म है। जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन 50 लाख से ज़्यादा इनकम है या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या जिसमें एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, उसके लिए ITR 2 भरना ज़रूरी है। जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं और जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, रेगुलर रखते हैं और जिनकी रिटर्न 31 जुलाई को, उनको ITR 3 भर सकते हैं। इसी के साथ कुछ प्रेजम्पटिव मॉडल इनकम वाले हैं जहाँ पे कि 8% और 6% के इनकम से इनकम टैक्स की जाती है टर्नओवर पे, वो ITR 4 भर सकते हैं जी। तो ये 4 तरह के फॉर्म हैं जो आपको भरने हैं। और अगला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि अब की बार जैसे रिटर्न भरनी है तो आपको अपना आधार कार्ड भी पैन के साथ लिंक करना है। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा कि सरकार ने पासपोर्ट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी जी। अब की बार सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की वो कही है और ये आपको लिंक करना जरूरी होगा जी। जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो मैंने कहा कि जो डीनोटिफाइड नोट है उसके बारे में बहुत ध्यान रखिए कि सरकार के पास बैंक से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, उस इंफॉर्मेशन को आपको मैच करना जरूरी है। अगर मिसमैच होगा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है जी। तो जितने भी अकाउंटों में आपके नाम से जहां भी पैसा है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, जो में आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है उसका टोटल करिए 8 नवंबर दिसंबर को, वो रिटर्न में आपके पास जरूर दिखाएं। लौट कर आते हैं सुनील जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये जो हमने देखा है आधार मैंडेटरी सभी श्रेणियों के लिए है या कुछ में एग्जेम्प्टेड है या कैसे ये मूव करेगा? इससे पहले अगला सवाल हम लेते हैं। ये अजय मित्तल साहब का सवाल आ रहा है, बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। फर्स्ट टाइम ITR भरना है मैंने। टोटल इनकम है वो 5,80,000 है जी। और डिडक्शन और सेविंग के बाद मतलब 9,000 का इनकम टैक्स बनता था, तो रिफंड भी बनता है 200 समथिंग का जी। तो मैं कौन सा फॉर्म भरना है और ऑनलाइन भरना चाहता हूँ तो कैसे? इनके लिए क्या ITR 1 होगा? जी, आपके लिए ITR 1 फॉर्म फाइल करना होगा आपको जी। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो वेरी सिंपल प्रोसेस है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए, लॉगिन पासवर्ड लीजिए और अपनी डिटेल भर दीजिए, सीधा सीधा आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। जैसे भी वेजेंस आपने कहा, ध्यान रखिए अगर आपने कैश जमा करवाया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा 9 नवंबर से और 31 दिसंबर के बीच, 31 2016 के बीच में, तो आप उसकी डिटेल जरूर दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि बैंक एक बैंक अकाउंट में जमा है या सारे बैंक अकाउंट में जमा है कैश। तो ध्यान रखिए सारे बैंक अकाउंट में जितना भी आपका कैश जमा है, अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको डिटेल देनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ सर कि डिपार्टमेंट के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप ध्यान रखिए, आपके पास पहले मेल आया होगा अगर आपने कैश जमा करवाया है तो आप उस कैश की फिगर से अपनी कैश की फिगर को जरूर टैली कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी जी। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा था आधार लिंक करने वाला, उस पर हम अभी आते हैं। इन्होंने जैसे आपने बताया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इनके सवाल में आपने बताया ये ऑनलाइन कर सकते हैं। ITR 1 की जहां तक स्पेसिफिकली बात है उसको लेकर ये बढ़ सकते हैं। ITR 4 भी ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब हाँ जी, सारे फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हमने देखा है 2 और 3 इसमें तो डाउनलोड भी करना पड़ेगा पहले। इनको आप ITR 1 को डायरेक्टली सीधा ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आप जैसे लॉगिन करेंगे, आप डिटेल भरेंगे, आप अपलोड कर लेंगे। ओके, अगला सवाल लेते हैं, फिर हम और प्रश्नों को शामिल करेंगे। अगले सुनील साहब हैं दिल्ली से, बताइए आपका प्रश्न। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए सर प्लीज। हाँ जी, हाँ ये मेरे को ना VRS मिला लास्ट ईयर, तो उसमें 50 लाख का कॉम्पनसेशन मिला है। तो क्या ये अमाउंट टैक्सेबल है होगा इस फाइनेंशियल ईयर में? जी बिल्कुल। जैन साहब ये VRS के अमाउंट की बात कर रहे हैं और उसके टैक्स प्रोविजंस को लेकर क्या देखिए, VRS का जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है कि VRS का अमाउंट की एग्जम्पशन नहीं है। जो एग्जम्पशन आज की डेट में अवेलेबल है वो सरकार ने एक नोटिफाइड प्रोसीजर बनाया हुआ है। अगर उसके अंदर आप फॉल करेंगे तो आपको एग्जम्पशन आएगी। अगर आपने VRS में जो अमाउंट लिया है, मुझे इतना नहीं लगता है कितना बड़ा जो अमाउंट मिला है उसकी आपका कुछ तो प्रोविडेंट फंड का रिटर्न होगा, कुछ ग्रेच्युटी का रिटर्न होगा, उसकी एग्जम्पशन अलग मिलती है आपको। लेकिन जो VRS का अमाउंट है, जो कंपनसेशन मिला है, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन नहीं है। एक ही स्कीम है, अगर उस स्कीम के अंदर कोई सरकार ने VRS दिया है तो जो उसके अंदर जो पैसा मिलता है उसकी एग्जम्पशन आपको आती है। जी, शैलेंद्र साहब यूपी से हैं अगला सवाल पूछने के लिए, बताइए शैलेंद्र जी। नमस्कार। बताइए सर। नमस्कार, बोलिए प्लीज। सर मैं इनकम तो कुछ ऐसी खास नहीं है, लेकिन शौकिया तौर पे जैसे एक होता है कि प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने जो है इनकम टैक्स भरने की कोशिश किया जानने के लिए, ठीक है। तो मेरे एक जानने वाले हैं, वो काम करते हैं इनकम टैक्स भरने का, तो मैंने उनसे बोला, मेरे सामने उन्होंने लॉगिन बनाया, सब कुछ किया, तो कुछ नंबर भरने में, क्योंकि राउंड फिगर 1,00,000-1,50,000 रुपए के आसपास मैं अर्न कर लेता हूँ। तो आप तो जी हाँ एग्जेम्प्टेड उसमें ही है श्रेणी में, आप मतलब वैसे ही चेक करना चाह रहे हैं। हाँ, आपका एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रक्रिया थोड़ा मैं इसमें आना चाह रहा था, क्योंकि नया जो है शौक लगा। तो क्या दिक्कत हुई सर? उन्होंने थोड़ा सा कुछ मिसमैच किया, जो भी किया मुझे पता नहीं है, तो 500-600 रुपए लाइबिलिटी का बन गया, ठीक है। नहीं, किस प्रकार से लाइबिलिटी, किस चीज की? सर फॉर्म 4A अमाउंट भरने में उन्होंने कुछ किया, तो 400 रुपए मुझे इनकम टैक्स भरना। नहीं, आपका ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप जो एग्जेम्प्टेड है उस श्रेणी में आप फॉल करते हैं। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी इनकम टैक्स के मैं इसमें बता दूं इनको। वेद जैन साहब आपके पास आते हैं। सुनील जैन साहब आप देखिए, जो लोग शौकिया रिटर्न क्या है, वेद साहब आपके पास आ रहे हैं, आप सुनील जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, जो शौकिया लोग रिटर्न भर रहे हैं उनके लिए प्रोविजंस में चेंज हो गया है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, असेस्ड नहीं है, तो आपकी इनकम पे 77% टैक्स लग सकता है। इसलिए आप शौकिया नहीं, आप अपनी एक्चुअल इनकम बताइए, जितनी आपकी एक्चुअल इनकम है उसका आपको सोर्स बताना पड़ेगा। अगर आप बिना सोर्स डिक्लेयर किए इनकम बताते हैं अपनी, तो उस पर आपका टैक्स का स्लैब बहुत बढ़ जाएगा। ये चेंजेस आ चुके हैं इनकम टैक्स एक्ट में लास्ट ईयर से।
और इनफैक्ट कई लोग जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि भाई हम रिटर्न फाइल करते हैं और आगे हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकते हैं लोन प्रोसेसेस में या आगे उसके लिए करते हैं, बट उसके लिए पूरा प्रॉपर ये स्टेप बाय स्टेप जो है उसको प्रक्रिया को फॉलो करें। हाँ सर, देखिए मैंने बताया ना कि आप इनकम टैक्स में आपको डिक्लेयर्ड सोर्स होना चाहिए। अगर सोर्स डिक्लेयर्ड नहीं है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जैन साहब आप ऐड कीजिए, फिर हम आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे। मेरा कहना यह है कि इनको शैलेंद्र जी को मैं आगाह कर दूं कि इनकम टैक्स एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, आप ये शौक के लिए यूज मत कीजिए और उसमें आप बल्कि सीरियसली जो आपकी इनकम है वही दिखाइए, क्योंकि दोनों कानून गलत हो जाएंगे। ज्यादा इनकम दिखाना भी गलत है, गलत इनकम भी दिखाना गलत है। और आप जैसे अभी गर्ग साहब ने कहा, अगर सोर्स गलत बता दिया तो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बढ़ सकती है। तो आप इनकम टैक्स के साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए, आप अपनी इनकम टैक्स को स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसको स्टैट्यूटरी की तरह स्टैट्यूट लेके चलिए, कानून है और कानून की तरह ले लिए, आप इसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करें। जी, तो आपको एक बार फिर बता दें बाकी व्यूअर्स को, गर्ग साहब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 10 लाख का अगला, 2.5 से 5 लाख तक का अगला स्लैब है 10%, उसके बाद 5 से 10 लाख 20%, उसके ऊपर का 30%, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो जो इनफैक्ट फर्स्ट स्लैब होगा उसमें 10% की जगह 5% हो गया। तो इसमें आप इसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ें, अगर लायबिलिटी नहीं बनती है तो ना आगे आए। इसमें एक बात जोड़ देता हूँ, 2.5 से 5 लाख में आपको 5,000 रुपए तक की छूट और मिलती है सेक्शन 87 में, बशर्ते आपकी इनकम 5 लाख ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, अगला सवाल आंध्र प्रदेश से रेड्डी साहब। यस मिस्टर रेड्डी, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, बताइए प्लीज। हाँ नमस्ते सर। भाई मैं पुराना सैलरी 3 साल का सैलरी अभी वो लिया हूँ सर, और इनकम टैक्स में पूरा सैलरी का इनकम टैक्स कट हो गए सर। अभी रिटर्न करने के लिए आई सर, रिटर्न नहीं आ सकता, वो पुराना सैलरी का रिटर्न नहीं पा सकते, इसे पता रहे। ओके, मतलब आप कह रहे हैं आपने लास्ट ईयर फाइल नहीं किया, ये कह रहे हैं आप? लास्ट उसमें भी ओके, नो प्रॉब्लम, आपको उस पर हम एडवाइस देते हैं। अगर लास्ट डेट, वैसे तो आप उसको लास्ट डेट से पहले ही करें, अगर मिस कर जाए तब भी इसमें आप बाद में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट विजयन साहब 2 साल तक ये बाद में उसके लास्ट डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं जो रिटर्न होती है एज पर लॉ। हाँ, अभी कानून 1 साल का आ गया है। पिछले साल की जो रिटर्न है वो जो 16-17 की, जिसके 31 मार्च 17 में आपने फाइल नहीं की है, तो आप 31 मार्च 18 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगले साल से ये कानून सिर्फ आपको 1 साल की छूट देगा, यानी कि इस साल की जो रिटर्न है वो अगले साल आपको 18 से बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आप अभी रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिटर्न फाइल। इसमें पर आप ये भी बता सकें व्यूअर्स को, अगर जो टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर इनको इंटरेस्ट भी देना होगा, मतलब पर मंथ के हिसाब से, जो भी जब ये उसको फाइल करते हैं? हाँ, देखिए क्या कानून कहता है कि आपको जो अपनी टैक्स की लायबिलिटी है तो आपको रिटर्न के साथ पूरी देनी होती है और रिटर्न की ड्यू डेट से पहले जमा करानी होती है। तो उसके थोड़े प्रोविजन है, एडवांस टैक्स की भी लायबिलिटी है। मैं मान के चलता हूं कि इनके ऊपर एडवांस टैक्स की शायद लायबिलिटी नहीं हो और इनकम कम है, तो इनके ऊपर 1 जुलाई, इनकी रिटर्न 31 जुलाई को ड्यू है, तो 1 जुलाई 2016 से जब से इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, उसकी टैक्स के ऊपर 2 तरह के इंटरेस्ट लगेंगे। एक इनका 234B का इंटरेस्ट लगेगा जो इन्होंने अगर एडवांस टैक्स का आया है, और एक लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का 1% पर मंथ के हिसाब से इनको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जी, इसमें अगला सवाल हम लें, सुनील साहब ये भी बता सकें, जैसे अब इनकी लास्ट डेट अगर मिस हो जाती है किसी इंडिविजुअल की, उसके बाद जैसे साहब बता रहे हैं कि इसमें आप फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल लॉस है, उसको आप वैसे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट डेट मिस हो जाए तो उस केस में क्या उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा? देखिए, इस बार से बिलेटेड रिटर्न को लेकर प्रोविजन में चेंज आ गया है। पहले आप बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते थे, इस साल में आप बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट उसमें भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं, पहले रिवीजन का प्रोविजन नहीं था, लेकिन आपको जो लॉस है वो आपको एडजस्ट नहीं मिलेगा, आपको कैपिटल लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए अब उड़ीसा रुक करते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ चलेंगे। उड़ीसा से सुनील साहब बताइए सवाल। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली क्या मैं लास्ट ईयर तक ITR 1 भरता था, लेकिन क्या हुआ कि अभी मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 20,000 का बेनिफिट हुआ, शॉर्ट टर्म गेन हुआ, तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? ITR 1 की ITR 2 करना पड़ेगा? जी गर्ग साहब, आपको अगर जैसे वेद जैन साहब ने पहले आपको बताया था कि ITR 1 आप तभी भर सकते हैं, आपको एक हाउस से इनकम है, आपको सैलरी से इनकम है, आपको कोई बिजनेस इनकम नहीं है, आपको कोई कैपिटल गेन नहीं है। अगर कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। जी,
अगला प्रश्न लें उससे पहले हम जैसे आपसे बात कर रहे थे आधार की, जो शुरू में उठाया गया था, जो चेंजेस इस बार हुए हैं ताकि व्यूअर्स को पता चल सके क्या क्या इस बार जब आईटीआर वो फाइल करें किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो ये बताइए, ये सभी कैटेगरीज के लिए मैंडेटरी है या कुछ केसेस में जहां पर हम देख रहे हैं कुछ सर्टन 80 इयर्स प्लस उसमें एग्जेम्प्टेड है? हाँ, उसमें एग्जेम्पशन दी हुई है। और इस कैटेगरी में उसमें एग्जेम्पशन दी हुई है, बाकी किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आपका आधार नंबर है तो आपको उसे लिंक करना ही होगा। सरकार ने एक फैसिलिटी अच्छी कर दी है कि अगर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो आपकी आज रिटर्न्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लिंकिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज है या सरनेम में कोई चेंज है तो आपको या तो आधार को रेक्टिफाई करवाना है या पैन को रेक्टिफाई करवाना है। 1 जून के बाद जो भी रिटर्न फाइल हो रही है, अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक मैसेज आ रहा है कि आप अपना लिंक करवाइए। ओके, चंडीगढ़ से महेंद्र साहब बताइए सवाल। मेरा एक सवाल है कि मैं फिजिकली 70% हैंडीकैप्ड हूँ। यस सर। तो इससे मुझे कितनी मतलब छूट मिल सकती है जी? जैन साहब प्लीज अगर आप इनको एड्रेस कर सकें। वेद जैन साहब प्लीज। नहीं, देखिए क्या है कि हैंडीकैप के लिए एक प्रोविजन है 80DD का जो उसके मिलता है। तो हैंडीकैप के नाम की एज इट इज कोई छूट नहीं है, लेकिन हैंडीकैप के ऊपर जो आप खर्चा करते हैं अपने ट्रीटमेंट का, उसके ऊपर आपको एक छूट आती है। तो ऐसा एग्जम्पशन नहीं है हैंडीकैप के नाम की जैसे एग्जम्पशन कोई काम के जी। बट उस पे आप ट्रीटमेंट पर जैसे आपने बताया उसमें स्पेसिफिकली कुछ जो खर्चा हो रहा है उसमें स्पेसिफिकली कुछ राहत मिल सकती है। आगरा से विवेक साहब इस समय लाइन पर हैं। जी आप बताइए प्रश्न प्लीज। हेलो सर, नमस्कार जी, प्लीज बताइए। सर, मेरी इनकम 3.5 लाख रुपए के लगभग है जी। बैंक में हूँ, बैंक में क्लर्क हूँ। तो मुझे आईटीआर बनना जरूरी है क्या? आपने बताया 3.5 लाख। जी सर। जी, तो इनके लिए भी आईटीआर भरनी है। अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको आईटीआर तो भरनी ही पड़ेगी। जी, हम बाकी व्यूअर्स को भी बताएंगे। स्क्रीन के बॉटम पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें विजयन साहब आप ये बता सकें, 31 जुलाई तो है लास्ट डेट। लास्ट डेट तक जनरली एक थोड़ा इंडियन माइंडसेट रहता है कि आखिरी दिन ही जनरली लोग करते हैं। तो आप कैसे समझाना चाहेंगे उसको, जितना जल्दी कर लें लास्ट मिनट की वेट करने की जगह, वो कितना बेटर रहेगा प्रोसेस को स्मूथली आगे ले जाने में? देखिए, आज की डेट में जो सरकार का कानून है, 5 लाख से ज्यादा की जो इनकम है वो सारी ऑनलाइन फाइल करनी जरूरी है। 5 लाख से नीचे वाली इनकम को आप मैनुअली फाइल कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो आपको कभी कभी लास्ट मिनट पे कठिनाई आ जाती है। बिल्कुल, कई तरह से आ सकती है। आपकी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिले, आपको पावर की प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम पे ज़्यादा लोड आ जाए। तो इसलिए ये एडवाइजेबल रहता है कि आप रिटर्न को जल्दी फाइल कर दें। और आप लास्ट मिनट की डेट वेट करेंगे तो हो सकता है आप लास्ट मिनट में कहीं गलती खा जाएं और गलती कर दें। एक जल्दी रिटर्न फाइल करने का आज की डेट में सबसे ज़्यादा फायदा ये भी है कि जैसे जैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे, डिपार्टमेंट इमीडिएटली उसकी रिटर्न को प्रोसेस करता है। ये रिटर्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोसेस होती हैं। जिन लोगों ने रिटर्न मार्च या अप्रैल में फाइल की है और वो रिटर्न फाइल करने के फॉर्म के बाद वो प्रोसेसिंग उसकी शुरू हो गई है, तो आपका कोई रिफंड बनता है तो वो आपको रिफंड जल्दी आ जाएगा। आपके ऊपर कोई टैक्स की डिमांड बनती है, कैलकुलेशन में एरर है, तो वो आपको जल्दी इंटीमेट हो जाएगी। तो इसलिए ये सभी के लिए एडवाइजेबल है कि वो आखिरी दिन का और आखिरी टाइम का वेट नहीं करें, क्योंकि 31 जुलाई की रिटर्न सबसे सिंपल रिटर्न होती है। आपको अपनी सैलरी इनकम है, रेंट की इनकम है, कोई छोटे बिजनेस की इनकम है, तो आप उसकी रिटर्न को बहुत जल्दी और आसानी से भर सकते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह ये रहेगा कि आप लास्ट डेट तक की वेट ना करें और जितनी जल्दी भर सकें उतना अच्छा होगा और उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होगी। जी, कुछ ही देर में हम बात करते हैं फॉर्म 26 AS या फिर इनफैक्ट TDS को लेकर आप किस तरह से फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर की तरफ से इशू होता है या सैलरी स्लिप कैसे उसको मैच करें देखें। पर मीनवाइल हम मूव करेंगे। महिमा चंडीगढ़ से समय लाइन पर हैं, प्लीज बताइए अपना प्रश्न। आप लाइन पर हैं? यस सर, मेरा सवाल है जी, बताइए महिमा जी। आप जो EPF का अमाउंट है वो PPF टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, और EPF में आने वाला इंटरेस्ट भी? PPF इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिपल E कैटेगरी में फॉल करता है, एग्जेम्प्ट और 80C के अंडर गर्ग साहब उसमें। लेकिन उसमें EPF में PPF आपने PPF का मेंशन किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF। ओके, EPF अगर आपने 5 साल से कम सर्विस की है या उससे पहले आपने विड्रॉ किया तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट होता है।
ओके, और पीपीएफ के बारे में भी बता दें। हाँ, पीपीएफ में तो एक्चुअली जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है और आप पीटीसी में उसकी डिडक्शन क्लेम करते हैं। उसमें प्री मैच्योरिटी का ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए उसमें ये इशू नहीं आता है। लेकिन ईपीएफ में ये चेंजेस आ गया है कि अगर 5 साल से कम है आपकी सर्विस या उससे पहले आप विड्रॉ कर लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ओके, जय कृष्ण अग्रवाल साहब, अगले व्यूअर प्लीज बताइए आपका सवाल। सर नमस्ते। नमस्कार साहब। सर मेरे को ये पूछना था, मैं एक पीएसयू एम्प्लॉय और मैं 1,50,000 रुपए एचटीसी में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, पीपीएफ और एलआईसी मिला के जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरा मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन रहता है एनपीएस में, एम्प्लॉयर मतलब मेरी जो सैलरी से कटता है, उसमें मैं अलग से छूट ले सकता हूँ क्या? जो 50,000 की छूट का बता रहे हैं कि अलग से ले सकते हैं। ओके, इसको आप एड्रेस करेंगे। वो तो हो गया, एनपीएस में तो एडिशनली हाँ जी, एटीसीसीडी ये डिडक्शन है। एटीसीसीडी में आपको 50,000 रुपए की एडिशनल छूट दी गई है जो आपका कंट्रीब्यूशन है पेंशन एनपीएस में, तो आपको अलग मिलेगा। 1.5 लाख से अलग, यानी 2 लाख का आपको छूट मिलेगा उसमें। ओके, ये जहां तक फॉर्म 26 AS की बात है, ये व्यूअर्स को आप समझा सकें कैसे उसमें ये चेक कर सकते हैं, और जैसे टीडीएस की जो एंट्रीज उसमें रिफ्लेक्ट होंगी उसके साथ वो क्रॉस चेक करके पूरी सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं, और कैसे इसको चेक करने के लिए कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, सरकार ने आज की डेट में हर टैक्स पेयर के लिए एक सुविधा दी है कि उसका एक अकाउंट खुला हुआ है जो वो लॉगिन करके उस अकाउंट को चेक कर सकता है। तो 26 AS में आपकी जितनी आपको इनकम मिली है और जिसने भी कोई टैक्स काटा है उसकी सारी डिटेल आती है। उस डिटेल में अगर जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो आपका एम्प्लॉयर हर महीने जो टैक्स काटता है उसकी डिटेल 26 AS में आती है। आपने कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराई है जिसके ऊपर कोई टीडीएस है, कोई से और बैंक अकाउंट और किसी से इंटरेस्ट की इनकम आती है, उसका टीडीएस की डिटेल भी, और कितने इंटरेस्ट दिया उसने, कितना टीडीएस काटा, वो नज़र आता है। इसी तरह से कोई आपने मकान किराए पे दिया है और टेनेंट ने आपका टैक्स काटा है तो वो भी आपके नज़र में आता है। आप अगर प्रोफेशनल हैं, कोई टेक्निकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट कुछ हैं, तो आपका अगर कोई फीस आती है उसके ऊपर भी जो टैक्स कटता है वो भी उसकी वहाँ नज़र आती है। आप कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 194C में जो 2% और 1% का टैक्स कटता है वो नज़र आता है। तो हर टैक्स पेयर को ये ज़रूरी है कि रिटर्न फाइल करने से पहले उस 26 AS में लॉगिन करके चेक कर ले कि उसकी कौन कौन सी इनकम ड्यूरिंग द ईयर मिली है और उस पर किस किस पे टीडीएस मिला है। और जो इनकम वहां नजर आ रही है तो उस इनकम को वो अपनी इनकम में जरूर इंक्लूड करे। अगर वो नहीं करेगा तो वो एक मिसमैच होकर स्क्रूटनी का केस बन जाएगा। ओके, अगर उसमें कोई गलती आ रही है जी, तो वो जिसने टैक्स काटा है या जिसने टैक्स काटना था उससे वो बात करे और उसको कंप्लायंस कराए। इसके अलावा AIR की इंफॉर्मेशन भी आज की डेट पे अवेलेबल होती है, क्योंकि बहुत सारी जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो इंफॉर्मेशन भी ऑल इंडिया जो सरकार कलेक्ट करती है वो भी होती है, तो उन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें। सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं बता दूं, सब लोगों की जो गलती होती है आमतौर पे, जो इनकम टैक्स से रिफंड मिलता है उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट लग के आता है कभी कभी, उसकी इंफॉर्मेशन भी 26 AS में होती है। और वो जो इनकम टैक्स से आपको जो इंटरेस्ट मिला रिफंड पे वो भी टैक्सेबल होता है, उसको भी आपको इनकम में इंक्लूड करना जरूरी है। तो ये सैलरीड एम्प्लॉयज और जो दूसरे छोटे एम्प्लॉय हैं उन सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उनको पिछले साल में कोई रिफंड मिला है तो वो चेक करें कितना इंटरेस्ट आया है, और 26 AS में जाएंगे तो वहां वो क्लियरली नजर आएगा कि इतना इनको इनकम टैक्स के रिफंड पे भी मिला है। बैंक का इंटरेस्ट, ये सब आपको चेक करना बहुत जरूरी है, इससे रिटर्न में गलती नहीं होगी और आपको स्क्रूटनी का नोटिस नहीं आएगा। जी, और इनफैक्ट इसको चेक करने से सारी जो पिक्चर है वो आपके समक्ष आ जाएगी पूरा क्लियर। कहीं पे कोई मिसमैच है तो आप उसको रेक्टिफाई कराएं। और इंटरेस्ट का जैसे आप मेंशन कर रहे थे, जो रिफंड का इंटरेस्ट है उसके अलावा भी कई प्रकार के इंटरेस्ट हैं, उन पर भी बात करते हैं। पर पहले पूजा जी कानपुर से, आप बताइए सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और उनकी इनकम वो हर साल रिटर्न फाइल करते हैं, 35 ईयर से फाइल कर रहे हैं और उनकी जो टैक्स मिल जाती है इस साल, क्योंकि आधार से पैन को लिंक करना है तो पैन में उनकी जो सरनेम की जो रेक्टिफिकेशन मांगा जा रहा है तो उसकी वजह से वो OTP नहीं मिल रहा है, तो कैसे इस बार फाइल करें और लास्ट डेट निकट आ रही है। देखिए, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पैन में रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए डॉक्यूमेंट देकर, या आधार में रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए। जो हमने अभी देखा है पिछले 1 महीने में आधार जल्दी रेक्टिफाई हो रहा है बजाय पैन के। पैन में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप आधार ऑफिस में जाकर, जहाँ पे सुविधा केंद्र बने हुए हैं, अपने आधार को रेक्टिफाई करवाइए और उसको फिर लिंक कर दीजिए। क्योंकि बिना ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
नहीं, ऑनलाइन नहीं है, शायद सुविधा केंद्र में जाना पड़ता है। ऑनलाइन में टाइम लगता है। अगर आप बहुत सुविधा केंद्र हैं आधार के, आप वहाँ जाके अपना चेंज करवा लीजिए, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, 2-3 दिन के प्रोसेस में वो चेंज कर देते हैं। ओके, और लिंकिंग भी हो जाती है। राइट। संजय अरोड़ा साहब, आपका सवाल। जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट होता है, जी बिल्कुल, वो हम रिटर्न में कहाँ शो करेंगे, और अप टू 10,000 जो डिडक्शन है वो कहाँ से लेंगे, तो वो फॉर्म के अंदर। राइट। इंटरेस्ट की भी कुछ देर पहले वेजन साहब बात भी कर रहे थे, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में इनको सेविंग बैंक का जैसे मेंशन किया, और अगर आप जिस तरह से कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं वो बैंक्स को बता सकते हैं, कुछ एक फॉर्म होता है जिसमें हम देखते हैं कि अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो वो फिर उसमें इंटरेस्ट डिडक्ट भी, टीडीएस जो हम देखते हैं वो भी डिडक्ट नहीं करते हैं कुछ एफडीज वगैरह पे, तो आप बता सकें पूरा इंटरेस्ट का प्रोविजन किस किस हेड के अंदर जो इंटरेस्ट है वो रिफ्लेक्ट करना होगा और दिखाना होगा। देखिए, जो आपको ये जैन साहब से। अच्छा जैन साहब प्लीज। देखिए, जो इंटरेस्ट की इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है जी, क्योंकि आप फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपका सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है या फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है या कोई और भी इंटरेस्ट है, ये सारा इंटरेस्ट की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आएगी। आप जब अगर रिटर्न फॉर्म पे जाएंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक 5वां हेड है, उस हेड के नीचे आपको इंटरेस्ट इनकम को दिखाना है। तो ये इंटरेस्ट इनकम आपकी ग्रोस टोटल इनकम के अंदर शामिल हो जाएगी। फिर उसके बाद एक डिडक्शन आती है जिसे हम चैप्टर 6A की डिडक्शन कहते हैं। तो उस चैप्टर की जब डिडक्शन में जाएंगे तो एक सेक्शन है 80TTA, तो वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक का आपका एग्जम्प्ट होता है। तो अगर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 रुपये से नीचे मिला है तो जितना इंटरेस्ट मिला उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर लीजिए, और 10,000 से ज़्यादा का मिला है तो उसकी 10,000 तक की आप एग्जम्पशन क्लेम कर लीजिए। तो वो आपको एग्जम्पशन फार्म पे अवेलेबल है, वो फार्म पे डिडक्शन 80TTA करके आता है, वो एग्जम्पशन बिल्कुल सामने नजर आएगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या दूसरा फॉर्म भी भरेंगे। जो सीनियर सिटीजन के बारे में आपने कहा है कि जो बैंकों को जो छूट मिलती है, जब वो एक फॉर्म जमा करा के उनको टीडीएस नहीं कटता, टीडीएस नहीं कटने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वो इनकम एग्जम्प्ट है। तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जो एग्जम्पशन की कैटेगरी है आज की डेट में, जो 2.5 लाख 3 लाख और वेरी सीनियर सिटीजन की जो 5 लाख की है, आपको उसी कैटेगरी में रहना है। अगर उसमें आपको इंटरेस्ट इनकम को डिक्लेयर करना है, एफडीआर जो आपकी है बैंक से, और आपकी इनकम अगर उससे नीचे आ रही है तो फिर आपको टैक्स देना नहीं है, और उससे ऊपर आ रही है तो आपको उस पर टैक्स जमा कराना है। 31 जुलाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, उसको लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ें उसके तमाम पहलुओं को हम लेकर टटोल रहे हैं, और किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं इस बार आईटीआर में, और इसके डिफरेंट एंगल्स के क्या मायने हैं, और आपको किस तरह से इसके लिए तैयार होना चाहिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं, वेद जैन साहब हैं और सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगला प्रश्न देहरादून से अब है, हम उसको शामिल करते हैं। सुशील साहब इस समय लाइन पर हैं, जी बताइए प्रश्न। सर नमस्कार, मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और हर महीने मैं अपनी सैलरी में से एडवांस टैक्स जमा करवाता हूँ, तो इस वजह से मैं 31 जुलाई को रिटर्न नहीं भर सकता। तो क्या इससे मुझ पे कोई पेनल्टी पड़ेगी या मुझे कोई एडवर्स इफेक्ट? आपके एंड से तो मिस्टेक नहीं है, आपने तो जिस तरह से किया, लेकिन आप कह रहे हैं आगे वो डिपॉजिट नहीं हुआ है। इसके लिए सुनील साहब बताइए, इनके लिए भी और बाकी व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि 26 AS में अगर ये चेक कर लेंगे, अगर इनके एंड से है और आगे नहीं गया तो वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस केस में इंडिविजुअल्स कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स या तो जमा नहीं करवाते हैं, या जमा उसने करवाया होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ने टीडीएस जमा ना करवाया हो। 2 कारण हो सकते हैं कि आपका पैन नंबर सही ना हो वहाँ पर, इसलिए कारण वो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। तो सबसे पहले तो आप अपने डिपार्टमेंटल हेड से आप संपर्क कीजिए और उनसे कहिए कि मेरा ये 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो अपनी रिटर्न्स को रिवाइज करेंगे, और रिटर्न रिवाइज करेंगे तो आपका 26 AS रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन द मीन टाइम जी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें आप मैनुअली भर दीजिए जितना आपका टीडीएस अमाउंट है, क्योंकि फॉर्म 16 आपको मिला होगा। अगर फॉर्म 16 में ये प्रूफ है, फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर ने दिया है कि आपका इतना टीडीएस कटा है, तो आप वो अमाउंट मैनुअली भर दीजिए। जब प्रोसेस होगा उससे पहले उसको आप रिवाइज करवा लीजिए। अच्छा, कई बार ऐसी कुछ हमने देखा है निजी कंपनियों में इस तरह का होता है कि आपको जो इनफैक्ट हम देख रहे हैं रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, लेकिन जब आपने फॉर्म 26 वगैरह चेक किया तो फाइनली वो डिपॉजिट नहीं हुआ है सरकारी खाते में। उस केस में इंडिविजुअल्स जिनके एंड पे डिडक्ट तो हुआ है लेकिन एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट नहीं किया है, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, एक सेक्शन है 205, वो ये कहता है कि अगर आपका टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया है और उसने जमा नहीं करवाया तो डिपार्टमेंट आपसे उसको क्लेम नहीं करेगा। लेकिन समस्या ये आती है क्योंकि 26 AS में नहीं आ रहा है, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने सारे प्रूफ लेके डिपार्टमेंट के पास जाइए,
जुडिशियल ऑफिसर के पास जाइए, कमिश्नर के पास जाइए। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं अपनी सैलरी स्लिप से, अपने बैंक अकाउंट से कि मेरा TDS कटा हुआ है, तो एक ऑर्डर देंगे वो आपको जिसमें आपको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की थी। बिल्कुल, आपने अपना फर्ज निभाया, उनके एंड से अगर चूक हुई तो पेनल्टी उसको लगेगी, एम्प्लॉयर को नहीं। भोपाल सिंह दिल्ली से इस समय लाइन पर, बताइए प्रश्न। सर नमस्कार, मैं भोपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी बताइए प्लीज। सर मैंने अभी रिटर्न भरा, तो रिटर्न में ये हाउस लोन पे जो इसका ब्याज पे कितनी छूट है, कौन से सेक्शन में है? किसका आपने कहा? होम लोन पे? होम लोन के होम लोन पर। होम लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग श्रेणी में फॉल करता है। जैन साहब बता सकें 80C और 24B में इस तरह से फॉल करेगा? हाँ जी, हाँ जी, तो इनके दो छूट मिलती हैं। देखिए, जो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन वगैरह की आती है, इंटरेस्ट की आती है, उसकी 1.5 लाख 80C में 1.5 लाख माना जाता है। और इंटरेस्ट की जो छूट है वो 2 लाख रुपए तक की छूट है, इनको मिलती है। और मुझे ऐसा, अगर आपने मकान, लेकिन वो जो मकान है आपका वो 2 लाख, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, वो लेट आउट नहीं होना चाहिए। लेट आउट के केस में कोई ऐसी शर्त नहीं है। लेट आउट में पूरी एग्जम्पशन मिलती है, जितना भी आपने वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट पे किया है। मैं मानता हूं कि आपने जो ये भी बताना पड़ेगा कि किस पीरियड में कंस्ट्रक्शन आपने मकान की थी, क्योंकि पहले ये छूट 1.5 लाख की होती थी। उसके बाद ये कानून आया कि इस 1/4/16 के बाद जो मकान बनेंगे उनके बाद 2 लाख रुपए की छूट आएगी। और आप एक जो आज की डेट में एक और जो स्कीम आई हुई है कि जिनके पास एक मकान नहीं थी और एक पहला फ्लैट लिया था, उसकी जो एक्स्ट्रा छूट है वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जी, अलीगढ़ से राम कुमार साहब अगले प्रश्न के साथ मौजूद हैं। बताइए राम कुमार जी। जी हेलो जी, प्लीज बताइए प्रश्न। हाँ सर, मेरा एक सवाल ये है सर, मेरी सैलरी करीब 6 लाख रुपए है जी। मैं LIC में एम्प्लॉय हूँ जी। तो मैंने रिटर्न अपना ऑनलाइन भर दिया अभी 15 तारीख को। ठीक है। अब तक वकील से भरवाया करता था, लेकिन इस बार अपने आप ही कोशिश की तो भर दिया। बहुत खूब। अब भरने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक FD थी, उसकी इंटरेस्ट के बारे में मैंने उसमें डिस्क्लोज नहीं किया है। ओके, मतलब आपने जो जानकारी दी कुछ आप कह रहे हैं कुछ अधूरी रहेगी, पूरा कहीं पे जो आपने रिटर्न अपने आप फाइल किया। हाँ हाँ हाँ। ओके गर्ग साहब, तो इसको अच्छा एक चीज और सर, हाँ, कि जैसे सैलरी 6 लाख है और उस डिडक्शन के बाद सारे डिडक्शन जो भी मैंने जैसे 80C में ले रखे हैं 1.5 लाख से ऊपर है, और पेरेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस का भी सब मिला के 66 है, तो उसके बाद मेरी सैलरी 4.5 लाख बचती है। हाँ, तो उसमें ये जो 5,000 की छूट मिलती है अंडर 5 लाख वालों को, तो ये क्या मुझे मिलेगी? बिल्कुल आपको आते हैं। आपने बताया 80C 80D सारी आपने जिस तरह से दिखाई, उसके बाद जो लायबिलिटी बनी उसके बारे में 5,000 का एक चेक कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा जो आपने खुद भरी, अपने आप आपने कोशिश की, उसमें कुछ चूक रह गई, तो उस पर आप कैसे इनको एड्रेस करते हैं? देखिए सर, आपने जो रिटर्न भरी है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई चूक कर दी है तो अभी रिवीजन आप कर सकते हैं। पहले रिवीजन, क्योंकि आपने रिटर्न टाइम पे भर दी है तो रिवीजन आप कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो आपका था 5,000 की छूट वाला, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर 5 लाख रुपए तक का आपकी इनकम है तो सेक्शन 87 है एक, उसमें आपको 5,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। जी, अभिषेक साहब का अगला सवाल लेते हैं, गुजरात से लाइन पर हैं। बताइए आप अभिषेक जी। नमस्कार, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ गुजरात से। जी प्लीज बताइए। हाँ, मेरे फादर एक NRI हैं और वो मेरे नाम पे इंडिया में आते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ गिफ्ट। तो मैं वो रिटर्न में कैसे दिखा सकता हूँ? ओके, आपको इस पर राय दिलवाते हैं। और इसमें विजयन साहब, हम आपसे एक और भी चीज चेक करना चाहेंगे। इसमें NRIs को लेकर हमने देखा है इनकम टैक्स के जो इस बार फॉर्म्स आए हैं, जब हम उसको चेक कर रहे थे, उसमें स्पेसिफिकली ये भी बताया गया है कि उनके जो इनफैक्ट एसेट्स हैं अब्रॉड, उसके बारे में भी, मतलब अगर इनकम जो हो रही है उसकी भी उनको फॉर्म्स में जानकारी देनी होगी। जो पहले उस तरह से उनकी जो आय हो रही थी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती थी, वो भी आप व्यूअर्स को बता सके NRIs के उस प्रोविजन का क्या इम्पैक्ट है, और जो इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी। देखिए, पहले तो मैं इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मैं से समझता हूं कि जो इनके फादर हैं वो नॉन रेजिडेंट हैं, वो पैसे वहां से रेबिट करते हैं इनके नाम में, जो इनको गिफ्ट देते हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये मेजर हैं, तो इसलिए वो गिफ्ट है, तो उसकी जो इनकम है इनके हाथ में टैक्सेबल होगी और फादर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। क्योंकि अगर आज पेरेंट्स अगर बच्चे को गिफ्ट करते हैं और बच्चे मेजर हैं, तो फिर वो इनकम बच्चों की मानी जाएगी, फादर की नहीं मानी जाएगी। जी। जो म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम में की है, इक्विटी में की है या डेट में की है। और इक्विटी में की है तो अगर 1 साल से ज़्यादा की अगर वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है, अगर वो ग्रोथ स्कीम के अंदर आती है।
म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का डिविडेंड वैसे एग्जम्प्ट होता है। अगर डेट में की है तो डेट में 3 साल तक की रखनी पड़ेगी ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके। और इवन अदरवाइज अगर वो नहीं है तो आपका इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। लेकिन इनको ये क्लैरिफाई कर दूं कि इनकी जो इनकम है वो इनके हाथ में चार्जेबल टू टैक्स होगी। आपका दूसरा सवाल था कि एनआरआई के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आया है। ये पीछे मैंने न्यूज आई थी, लेकिन मैंने फिर बाद में इसको चेकअप किया है। ITR 1 और ITR 2 में जो ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है। उसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जो एक स्टेटमेंट देना होता है फॉरेन असेट का, जिसे हम शेड्यूल FA कहते हैं, उसके नीचे एक क्लैरिफिकेशन लगा हुआ है कुछ बाहर के एजेंट के बारे में कि भाई अगर आपको किस कंडीशन में ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो FA शेड्यूल जहां पर इंस्ट्रक्शन है उसमें ये स्पष्ट किया है कि FA शेड्यूल इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को बाहर वाली एसेट्स के ऊपर और ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस पर भी ये क्लैरिफिकेशन जो बात चल रही थी। अब भट्टाचार्य साहब का अगला सवाल बताइए आप। जी सर, मैं PSU में काम करता हूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी। मेरा असेसमेंट ईयर 2015-16 में क्या हुआ कि फॉर्म 26A में मेरा जो टैक्स डिडक्शन कम दिखाया, 7,000 रुपया कम दिखाया, लेकिन फॉर्म 16 में सही दिखाया था। ओके। इसका चलते मेरा क्या 7,000 रुपया रिटर्न आ गया अकाउंट में। तो उसका रिवाइज रिटर्न में हमारे एम्प्लॉयर को बोला और रिवाइज रिटर्न फाइल किया है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। ओके, आपका पॉइंट समझ गए। आपने से कहा फॉर्म 16 में करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा था, 26A में कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से आप ये उसको आगे इस तरह से प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। बताइए। देखिए सर, अगर जैसे पहले भी हमने ये बात को पॉइंट आउट किया था, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा हुआ है, फॉर्म 16 में आपको दिखा रखा है, 26A में नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए और उसको रिवाइज करवाइए ताकि 26A में वो आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप अपने AO के पास जाइए, अपने प्रूफ दिखाइए, वो क्रेडिट आपको दे देगा। जी। नरेंद्र वर्मा जी का अगला सवाल है, बताइए। हाँ सर जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरवाया था इसके यहाँ से। जी, आप प्लीज बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरवाया था यहाँ पे जो भरते हैं हमारे यहाँ से। जी। तो रिटर्न तो मेरा भर दिया, बोले मैंने रेगुलर पहुँचवा दिया, बोले आपको रिटर्न। हेलो सर। हाँ बताइए, आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ। आपने रिटर्न फाइल करवाया, उसके बाद क्या कहा आपने? हाँ, रिटर्न फाइल कराया मैंने उनसे, उन्होंने बोला कि मैंने आपके जो ऐसा बेंगलोर भेज दिया बोले। ओके, CPC बेंगलोर। ओके, ये कह रहे हैं। ओके जी, बताइए उसके बाद। हाँ, उसके बाद मेरे को जो उसका आप रिसीप्ट वगैरह करें। ओके, चलो हम आपको बताते हैं कि आपका पॉइंट को समझ में आया। ये बताइए विजयन साहब, इसके एक्नॉलेजमेंट, ये मतलब उसकी बात कर रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल की तरफ से फाइल होता है तो उसके एक्नॉलेजमेंट की जो प्रक्रिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने डिजिटल साइन नहीं। हाँ जी, प्लीज आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रिटर्न फॉर्म भरा है और डिजिटली साइन नहीं किया है। तो एक वो ITR VR भेजना होता है, तो वो जो इन्होंने बेंगलोर भेजा है तो वो जाके वो, और क्योंकि चला गया है तो वो वहां पे एक्नॉलेज होगा, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं आएगी। बट जिन्होंने ऑनलाइन किया उनके बारे में बता नहीं आएगी, वो आपको भेजना होता है बेंगलोर को। और जो ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं, वो मैं यही कह रहा हूं कि इन्होंने जो ऑनलाइन रिटर्न भरने के आज की डेट में 3 प्रोसेस सरकार ने बनाए हुए हैं। एक तो ऑनलाइन पे आप डिजिटली साइन कर दीजिए, वो तो रिटर्न कंप्लीट अपने आप में हो जाता है। जी बिल्कुल। एक सरकार ने आज की डेट में OTP का भी सिस्टम लगाया हुआ है कि वो आपको मैसेज आता है, वो कंफर्म कर दे तो वो भी सिग्नेचर आपके मान लिए जाते हैं। और तीसरा सिस्टम सरकार का ये है कि अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो ऑनलाइन भर दीजिए और बाद में जो डिक्लेरेशन है, वेरिफिकेशन जिस फॉर्म को कहते हैं, उसको आपको CPC सेंटर बेंगलोर भेजना होता है। जी, तो ये तीसरी श्रेणी की शायद बात कर रहे थे, और उस केसेस में हम देखते हैं आपको वो CPC वाया स्पीड पोस्ट भेजना होता है रिटर्न फाइल करने के बाद। जी जी, कि आपने भेज दिया बट उनके एंड से कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं आता उस केस में। नहीं, अगर 120 दिन के अंदर आपने उसको नहीं भेजा है तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी। इसलिए अगर 120 दिन नहीं हुए हैं तो आप उसको दोबारा भेज दीजिए ताकि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव ना हो। आपका ये मौका है कि आप अपनी एक्नॉलेजमेंट को साइन कीजिए, उसको साइन करना होता है फिजिकली, और साइन करके आप CPC बेंगलोर बाई स्पीड पोस्ट भेज दीजिए। जी, अगला प्रश्न लेते हैं। महेंद्र साहब का सवाल आ रहा है गुजरात से। जी, आप बताइए प्लीज।
सर जी, गुड इवनिंग, दिस इज महेंद्र पाटिल फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, यस प्लीज गो अहेड सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी माँ पुलिस में थी, तो उनका जो पेंशन है मुंबई पुलिस का, उनको पर मंथ 12,000 मिल रहा है। उन्होंने अभी 30 साल पुरानी अपनी सांगली की मकान बेच के, जो उन्होंने 84,000 में ली थी उस वक्त HDFC का लोन लेकर के, वो 3,90,000 में सेल की है। तो ये पेंशन पर मंथ 12,000 के हिसाब से उनकी ईयरली इनकम हो जाती है करीबन 1,45,000 ईयर का। और प्लस ये जो 84,000 वाला फ्लैट अभी हमने बेचा है, ये कितने सालों के गैप के बाद भेजा है? ईयर ऑफ परचेज कब था, कितने साल के बाद ये बेचा आपने? सर जी, ये ईयर ऑफ परचेज 1987 का था और अभी बेचा है 30 साल के बाद। ओके, तो उसमें तो ये लॉन्ग टर्म की श्रेणी में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर, आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। जो आपकी परचेज प्राइस है 87,000 84,000 जो आप बता रहे हो, और इस साल में आपने बेचा है, उसका इंडेक्स निकाल लीजिए, उस पर आपको टैक्स देना होगा, अगर टैक्स बनता है तो। राइट सर, ओके। जैन साहब, अगला प्रश्न महेंद्र साहब का आ रहा है, गुजरात से अभी हैं, इनका लेते हैं, फिर हम कुछ और प्रश्न आपसे चेक करना चाहेंगे। जी बताइए महेंद्र साहब। हेलो। यस सर, प्लीज बताइए। हाँ सर, मेरी इनकम सैलरी से है और मेरा एक सेविंग अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, जिसमें फर्स्ट होल्डर मैं खुद हूँ और सेकंड और थर्ड मम्मी पापा है। तो मेरी जो एफडी की इनकम है, एफडी की इनकम है, उसमें कुछ पैसा पापा के नाम पे, कुछ मेरे नाम पे और कुछ मदर के नाम पे। लेकिन फर्स्ट होल्डर मैं हूँ, तो इनकी वो जो इनकम होगी एफडी की, वो किसके नाम पे जाएगी? जैन साहब, वो क्या, क्योंकि ये फर्स्ट होल्डर है, इन्हीं के नाम पर ऐड होगी वो? देखिए, पैसा किसका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो समझ रहा हूँ कि इन्होंने एक जॉइंट अकाउंट खोला है जिसमें पैसे ये डालते हैं और उसमें इन्होंने जॉइंट ऑपरेटर बनाया अपनी मम्मी पापा को। तो आज की डेट में जितने उस पैसे जो जमा हो रहे हैं वो सारे इनके हैं। अगर पैसे सारे इनके हैं तो उस इंटरेस्ट की इनकम इनके हाथ में ही चार्जेबल टू टैक्स होगी। सिंपली आपके पापा मम्मी का सेकंड और जॉइंट नेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये होता है कि पैसे का कंट्रीब्यूशन किसने किया उस अकाउंट में, तो इनकम उनकी मानी जाएगी। जी जावेद साहब अगले सवाल के साथ इस समय लाइन पर। जावेद साहब प्लीज बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, प्लीज बताइए। सर मुझे जानना है, जैसे मैंने बीच में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग चालू की थी, पर मुझे क्या 2-2.5 लाख का लॉस हो गया। तो मैंने अभी वो काम छोड़ दिया है, तो पर जो लॉस हुआ उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा? वो तो लॉस है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। नहीं, उस पर आपको टैक्स तो नहीं देना। इनफैक्ट इसके बारे में बता सकें, उस पर आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है कोई भी। देखिए, अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आप शेयर का बिजनेस करते हैं या आप खाली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अगर आपको बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है, तो आपकी के तौर पर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म लॉस है या कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म है, तो उस पर अगर लॉस है तो कोई टैक्स नहीं बनता है आपका। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न दीपक कुमार साहब का है। दीपक साहब आप बताइए अपना सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल ये है, अभी जो एलआई में दिखा रहे हैं, मुझे एक्चुअली मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे एफडी से भी कुछ इंटरेस्ट बिलो 10,000 रिसीव हुआ है बैंक से जी। तो क्या मैं उसका टीटीए में अंडर 10,000 क्या उसका रिबेट ले सकता हूँ या नहीं? अभी जैन साहब ने कुछ देर पहले इससे सेंट्रिक क्वेश्चन भी आया था जो उन्होंने क्लियरली बताया था। आप गर्ग साहब इस बार आप इसको थोड़ा सा समझा सकें। देखिए 80 टीटीए में जो छूट मिलती है वो एफडी के इंटरेस्ट की नहीं मिलती है, वो खाली सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसकी मिलती है। तो अगर आपका एफडीआर पे इंटरेस्ट है 10,000 रुपये, तो आपको टैक्सेबल इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और आपको उस पर टैक्स देना होगा। ओके, अगला प्रश्न है। इससे पहले जैन साहब एक थोड़ी एक मैक्रो पिक्चर बता सकें। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, लेकिन जिस तरह से भी दौर बदला है और डिजिटल हम देख रहे हैं, इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें मेन स्ट्रीम पर आ रही हैं, डीमोनेटाइजेशन हो या ये जीएसटी की बात हो, ये आप कुल मिलाकर जो टैक्स बेस है किस तरह से वाइडन होता देख रहे हैं, ये आगे की राह किस तरह से आपको नजर आ रही है इस बदलते दौर में? देखिए, मैं ये मानना हूँ कि पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से सरकार ने कंप्यूटर्स का यूज़ किया है और जैसे रीच आउट एक्टिविटी की है, उसका सारा प्रभाव अब टैक्स कंप्लायंस पे आने वाला है। अब भारतवर्ष की लगभग सारी बैंक की प्रणाली पूरी कंप्यूटराइज है,
तो जिस व्यक्ति ने जिस भी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई एफडीआर है, कोई सेविंग इंटरेस्ट है, कोई और तरह की ट्रांजैक्शन की है, वो सारी इंफॉर्मेशन अब सरकार को अवेलेबल है। बिल्कुल। इसी तरह से सरकार ने एक जिसे एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न है, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी शेयर की सेल परचेज की, मकान की सेल परचेज की, आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपकी फॉरेन ट्रेवलिंग की, वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार ने कलेक्ट की हुई है। और उससे क्या हुआ है कि आज की डेट में हर व्यक्ति की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के रडार पर है। तो वो आपका बैंक में जो ट्रांजैक्शन है, आपकी एक्टिविटी है, वो रडार पे है। तो उसका मैसेज सरकार सभी को दे रही है और एक कह रही है कि भाई आप कंप्लायंस बढ़ाइए। तो उसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि पिछले साल लगभग 90 लाख ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें आई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ष 2016-17 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे बैंकों में जमा कराए हैं। अब उन सभी लोगों को अपनी वो जो पैसे जमा कराए हैं उसको एक्सप्लेन करना है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी है। राइट साहब। इससे लोगों में डिमोनेटाइजेशन से एक अवेयरनेस भी आई है कि आपको क्या करना है। बहुत सारे पैसे जो आइडल घर में बेकार पड़े थे वो बैंकों में पहुंच गए हैं, उससे भी इनकम आई है। जो इनकम आ गई है अब वो टैक्सेबल इनकम से बढ़ गई है, तो उसके ऊपर टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। राइट जैन साहब। तीसरा, जीएसटी का भी असर काफी नजर बाजार में आने लगा है, कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी परसेंटेज है कंप्लायंस की, जो आज की डेट में हम ये मानते हैं लगभग 5 करोड़ टैक्स पेयर रिटर्न भरते हैं, अगले 3 सालों में ज्यादा नहीं तो ये फिगर 8 करोड़ पे जरूर पहुंच जाएगी। ओके, अगला प्रश्न तो ये डिजिटल इकोनॉमी का बेनिफिट है और ये जो हमने कदम जी जैन साहब, ये आपने जिस तरह से एक मैक्रो पिक्चर दी। अब जयपुर से अगला प्रश्न आनंद साहब का। जी आनंद साहब बताइए, आप लाइन पर हैं। हाँ सर जी बताइए आनंद साहब प्लीज। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मैं अपने वाइफ को गिफ्ट देता हूँ। आपने क्या क्या वाइफ को? हाँ प्लीज बताइए। हाँ, गिफ्ट देता हूँ और उस पैसे से वाइफ अपना मैंने डीमेट अकाउंट ओपन की है और आईपीओ में इन्वेस्ट की है। ओके। और उसे 50,000 का लगभग इनकम हुआ है। सिर्फ वही एक इनकम का सोर्स है वाइफ का। तो हमको अगर रिटर्न भरना है तो हम किस फॉर्म में भर सकते हैं? ओके, आपने बताया ये गिफ्ट उसके लिए भी स्पेसिफिकली डिफाइंड है, किन रिलेटिव्स में आप ये दे सकते हैं, वाइफ उसमें फॉल करते हैं? जी बिल्कुल। बताइए। देखिए, आपने जो वाइफ को गिफ्ट दिया है वो सेक्शन 56 में एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक सेक्शन है 64 जहां पर क्लबिंग प्रोविजंस लगते हैं। जो वाइफ की इनकम होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए जो इनकम आपने जो गिफ्ट दिया उससे जो इनकम वाइफ को हो रही है वो आपके हाथ में ही क्लब होगी, अपनी ही आईटीआर में आपको दिखाना पड़ेगा। जी। और आईटीआर फॉर्म जहां तक चुनने का सवाल है, जैसे पहले ही हमने बताया था, आईटीआर फॉर्म 1, 2, तो आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 2 पे जाना होगा। जी। अगला प्रश्न दिल्ली से संजीव साहब, आप बताइए। हेलो। यस सर प्लीज मिस्टर संजीव। सर ये ऐसे है कि मैंने आईटीआर 4 फिल करनी है जिसमें मेरा टीडीएस रिफंड है आफ्टर टैक्स के बाद। ओके। लेकिन मैंने अपना 8 तारीख को अपना आधार कार्ड को अपडेट कराया है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर ये नहीं होता है जी, तो आगे अगर रिटर्न मेरी लेट अगर फाइल होती है तो मुझे पेनल्टी पड़ेगी। आधार कितना समय हुआ आपको अपडेट के लिए रिक्वेस्ट दिए? मैंने 8 तारीख को अपडेट कराया था, उसमें बायोमेट्रिक और फोन नंबर और ईमेल आईडी कराया था, जिसमें फोन नंबर और ईमेल आईडी तो आ गया लेकिन बायोमेट्रिक नहीं अभी तक अपडेट हुआ। ये आप खुद आपने सेंटर में विजिट किया था या कैसे इसको प्रोसेस ऑनलाइन? सेंटर में जाके ओके, गर्ग साहब बताइए। देखिए, जहां तक आपके प्रश्न से स्पष्ट ये है कि आपको रिफंड मिलना है उस आपके रिटर्न में, तो पेनल्टी का ब्याज तो लगेगा नहीं आपको। लेकिन जो अभी सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि जिनके लिंक नहीं हो पाएंगे उनके लिए क्या छूट दी जाएगी या टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। आज तक के जो प्रोविजंस हैं उसमें वो ब्लेटेड रिटर्न ही मानी जाएगी, लेकिन क्योंकि आपका रिफंड है इसलिए आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। राइट। लोनावला से अगला प्रश्न जगदीश जी लाइन पर। यस प्लीज बताइए। हेलो। यस बताइए जगदीश जी आप। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मेरा नाम का कुमारा है और मेरा नाम कुमार है। तो आप उसको चेंज के लिए आपने रिक्वेस्ट दी है? किसके लिए? चेंज, बदलाव के लिए। ये जो आप बता रहे हैं जो एरर है भर दिया फॉर्म में, अभी भेज दिया लोगों ने इनकम टैक्स ऑफिस में, लेकिन इसको 1.5 महीना आया होगा आने के लिए। इनके एंड से जैसे कह रहे हैं ये एरर हुआ है और उसकी आपने मेंशन कर दिया है, उसका प्रोसेस एक प्रक्रिया के तहत उसमें वो बदलाव होकर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट साहब।
अगला प्रश्न लें। जैन साहब ये भी बता सकें, कई बार व्यूअर्स को लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, ये जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 की है और असेसमेंट ईयर 17-18 इसी तरह से वर्क करता है। देखिए, ये इनकम टैक्स का जो कानून है, आपको वित्तीय वर्ष की इनकम पे टैक्स देना है और उस वित्तीय वर्ष की इनकम अगले साल में असेस होती है। तो आज की डेट में जो रिटर्न भरी जा रही हैं वो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 16-17 की जो 1/4/2016 से 31/3/17 तक का है, बिल्कुल उसकी भरी जा रही है। उसको हम असेसमेंट ईयर 17-18 कहते हैं, क्योंकि ये रिटर्न करंट ईयर में भरी 17-18 में भरी जाएगी और इसकी असेसमेंट भी करंट ईयर में होगी। तो ये एक डिफरेंस है। और इनकम टैक्स वाले वित्तीय वर्ष को प्रीवियस ईयर मान के चलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया आपका 1617 और आपका असेसमेंट ये हो गया 17-18। तो 17-18 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 17-18 का आपका असेसमेंट ईयर है, लेकिन आपका इनकम ईयर 16-17 माना जाएगा। राइट। मस्कट से अब हमारे नेक्स्ट व्यूअर इस समय लाइन पर हैं, पवन जी। यस पवन साहब, प्लीज बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एक्चुअली 10-12 सालों से मस्कट में काम कर रहा हूँ। ओके। और अभी इंडिया की जो इंडिया में कोई सैलरी इनकम तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पे जो इनकम्स आती हैं वो एनआरई एनआरओ सेविंग से आती है या फिर शेयर ट्रेडिंग बीच में जैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, बाद में लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे कभी 1-2 महीने में सेल कर दिए। तो जो इनकम आती है दैट इनकम इज हार्डली 50,000 और 1 लाख रुपीज। ओके। तो उसी पे टैक्स डिडक्ट भी हो जाता है अपने आप ही बैंक से ही। राइट। तो being this amount being very nominal, I have never applied for ITR. I have never filed. मैंने कभी रिफंड के लिए भी अप्लाई नहीं किया पिछले 10 सालों में। ओके। तो क्या अभी मेरे को is it really compulsory to file the ITR also at this stage? हमने इसी प्रश्न को कुछ देर पहले जैन साहब से पूछा था, उन्होंने इसको क्लैरिफाई भी किया। कुछ इस प्रकार की खबरें आ रही थी। जैन साहब, आप इनको क्लियरली बता सकें, ये मस्कट से व्यूअर हैं और इन्होंने बताया है कि किस तरह से इनको ये आय होती है। आप इनको क्या राय देना चाहेंगे मिस्टर पवन को? देखिए आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपकी भारत में इनकम 2.5 लाख से कम है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। आपको छोटी सी इनकम इंटरेस्ट वगैरह से आती है। जो एनआरई अकाउंट हैं और जो आपके जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट हैं, जिसे हम एफसीएनआर अकाउंट कहते हैं, वो तो इनकी इनकम तो एग्जम्प्ट है। आपकी जो एनआरओ पे सेविंग बैंक की इनकम आती है वो टैक्सेबल है आपके हाथ में। और आपको कुछ इनकम आती सेल की, शेयर की सेल परचेज की है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है इंडिया में, तो फिर आपको रिटर्न भरने की इंडिया में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसका रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके केस में 30% का टैक्स कट रहा होगा सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर, एनआरओ अकाउंट के ऊपर, और आपको जो कैपिटल गेन का है उसके ऊपर भी टैक्स कट के आ रहा होगा, क्योंकि जो भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की जाती है उसमें टीडीएस जरूर होता है। तो ये आप अगर चाहें तो उसको रिटर्न भर के उस रिफंड को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके। चलते चलते आखिरी प्रश्न गर्ग साहब ये बताइए, 31 की हम देख रहे हैं लास्ट डेट है, उससे पहले जैसे कह रहे हैं कर लें, लास्ट मिनट तक वेट ना करें। हमने पिछले कुछ साल में ऐसे भी देखे कई बार उस लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है। कुछ ऐसी संभावना इस बार तो नहीं? देखिए, आज ही न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है कि लोगों ने रिक्वेस्ट की है, साहब जीएसटी का बहुत बोझ हो गया है तो रिटर्न हमें टाइम बढ़ा दिया जाए। पर मेरी आपको सबको सलाह ये है कि आप लास्ट डेट की वेट ना कीजिए, टाइम एक्सटेंड करने की वेट भी ना कीजिए और आप रिटर्न फाइल कीजिए। राइट, टाइम से फाइल कीजिए। तो समय इतना ही था। तो ये थी हमारी खास पेशकश इनकम टैक्स रिटर्न्स पर। वेद जैन साहब थैंक यू, गर्ग साहब आपका भी शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही। 31 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट मिनट का वेट ना करें। समय से हो जाए काम, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप प्रक्रिया को आगे मूव करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।